फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी कि रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में और ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेस्पिरेटरी मूवमेंट, परिचय, इंट्रोडक्शन। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इसका कारण डायफ्राम एवं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी नॉर्मल या फोर्स्ड रेस्पिरेशन की बात नहीं हो रही। अगर आप नॉर्मल जो इंस्पिरेशन करते हैं वो एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस होने का मतलब यह है कि एनर्जी आपकी लॉस होगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसमें। और इसका रीज़न क्या है कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं, ध्यान रखना है आपको। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल याद आएगी। आप ऐसा नहीं अंदाजे से कह दें कि इंस्पिरेशन में इंटरनल काम आएगी, ये गलत बात है। इंस्पिरेशन में आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस प्रकार सामान्य श्वास प्रश्वास में एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होता है। मतलब नॉर्मल अगर आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी उसमें लॉस नहीं होगी, वो अपने आप ही जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण थोरेसिक केज एवं लंग्स के पुनः यथास्थिति अर्थात थोरेसिक कैविटी की मसल्स के रिलैक्स होने के कारण तथा लंग्स की इलास्टिक रिकॉइलिंग के कारण होता है। ध्यान रखना है, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसका अपोजिट एक्सपिरेशन आप करेंगे तब रिलैक्सेशन होगा। अब रिलैक्सेशन क्यों होगा? क्योंकि लंग्स जो है और थोरेसिक केज है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। पोजीशन पे आने के कारण जो थोरेसिक कैविटी की मसल्स है वो मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट। और ये रिलैक्स क्यों होती है? वो मसल्स के रिलैक्स होने का रीज़न ये है लंग्स की इलास्टिक रिकॉइलिंग। लंग्स की इलास्टिक रिकॉइलिंग यानी लंग्स आपस में फ्रिक्शन नहीं करते हैं, लंग्स एक दूसरे पर इलास्टिक रिकॉइल होती है। उसके कारण जो लंग्स से अपनी पोजीशन पे आता है और उसके कारण लंग्स के अपने पोजीशन पे आने के कारण थोरेसिक कैविटी की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। इंस्पिरेशन में अब जो ये इलास्टिक रिकॉइलिंग ये किसकी वजह से होती है, ये हमने पिछली वीडियो में बात करी। जो प्लूरा होती है वो प्लूरा इलास्टिक रिकॉइलिंग का लंग्स में काम करती है। बात करते हैं इंस्पिरेशन में थोरेसिक केज एवं लंग्स से एक्सपेंड होता है, जिसके कारण वायु लंग्स के अंदर प्रविष्ट होती है। एक्सपिरेशन में थोरेसिक केज एवं लंग्स का आकार कम होता है, जिसके कारण वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। एयर का मूवमेंट जो होगा वो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेस के। तो इंस्पिरेशन में थोरेसिक केज और लंग्स एक्सपेंड हो गए। अब थोरेसिक केज और लंग्स एक्सपेंड हो गए तो उसका एरिया हो गया ज़्यादा। एरिया ज़्यादा होने से उसका प्रेशर हो गया कम, और बाहर का प्रेशर है ज़्यादा। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का कम है, तो एयर अंदर से बाहर आ जाएगी। और उसी टाइप से एक्सपिरेशन में थोरेसिक केज और लंग्स का आकार कम होता है। अब थोरेसिक केज और लंग्स सिकुड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो एरिया हो गया कम, यानी वह प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर है कम। तो अंदर के ज़्यादा प्रेशर से वायु या एयर बाहर चली जाएगी और ये आपका वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है और ये प्रोसेस हो गया एक्सपिरेशन। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जिन मसल्स के कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिनके परिणाम स्वरूप इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेटरी मसल्स कहलाती है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन से मतलब है जो मसल्स थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को, जिन मसल से, अब वॉल्यूम इंक्रीज करने की बात नहीं, वो डिक्रीज इंक्रीज जो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम में कुछ भी चेंज हो रहा है वो जिन मसल्स के द्वारा हो रहा है वो कहलाएगी आपकी इंस्पिरेटरी मसल्स। फोर्सफुल रेस्पिरेशन में जिन मसल्स के कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, देखिए यहाँ आपको बात ध्यान रखनी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है, यानी कोई आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग है वो चल रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किसका इंक्रीज होगा? थोरेसिक कैविटी का। बट अगर आप फोर्सफुल रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो फोर्सफुल रेस्पिरेशन में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये डिफरेंस है नॉर्मल और फोर्सफुल में। और इन्हें जो फोर्सफुल में मसल्स होती है फोर्सफुल रेस्पिरेशन में, उन्हें कहा जाता है एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। और इनको भी अब दो वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी फोर्सफुल रेस्पिरेशन की जो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है ना, उनके भी अब दो डिवीजन है। कौन कौन से? प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल
और सेकंड है एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल, इसके बारे में बात करते हैं। ये वे मसल होती है जिनके कारण नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग होता है, इन्हें प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल कहते हैं। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल डायफ्राम एवं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, जिनको क्रमशः फ्रेनिक नर्व एवं इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल जो है उससे आपका नॉर्मल ब्रीदिंग होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब जिसमें आप फोर्स नहीं लगा रहे, जिसमें आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही, जो बॉडी से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल कौन कौन होती है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दो होती हैं। वापस आपको बात बता रहा हूँ मैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब इनको कंट्रोल कौन सी करती है? तो डायफ्राम को तो कंट्रोल करेगी फ्रेनिक नर्व, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को नाम से पता पड़ा है, आपको एक्सटर्नल हटा देना है, इंटरकोस्टल नर्व ध्यान रखना है आपको। जहाँ जहाँ भी डायफ्राम का जिक्र या डायफ्राम का जहाँ भी नाम आएगा और पूछेंगे कि इससे रिलेटेड ब्लड कौन, इससे रिलेटेड नर्व कौन सी, तो आपको आंख मीच के मतलब आंख बंद करके फ्रेनिक नर्व लिख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल, ये सेकंड टाइप की मसल है जो हमने बात करी थी। जिन मसल के कारण फोर्सफुल रेस्पिरेशन होता है एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। देखो, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल हमने बात करी है कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन कराना, जिसमें आप मतलब होता है ना कि एक दम लगा के मतलब रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपनी इच्छा के विरुद्ध, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है वो। अब ये एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल भी दो टाइप की होती है, एसेसरी इंस्पिरेटरी मसल, एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल। एसेसरी इंस्पिरेटरी मसल का मतलब ये है कि वो मसल्स जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हेल्प करती है, यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन आप जो अंदर ले रहे हैं सांस और फोर्स के द्वारा ले रहे हैं, मतलब दम लगा के एकदम से ले रहे हैं, उसमें कौन कौन सी हेल्प करती है? एसेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्क्लेनी एंटीरियो, स्केपुला एलिवेटर्स, पेक्टोरलिस, एसेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। ये सब आपके एसेसरी इंस्पिरेटरी। अब बात करते हैं एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल। एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल से यहाँ मतलब है कि जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी दम से आप दम लगा के या एनर्जी लगा के फोर्स के द्वारा श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, वो काम कौन कराएगी? एब्डोमिनल मसल्स जो है वो आपकी एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल कहलाती है। कहने का मतलब जो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हेल्प करती है वो कौन सी होती है? आपकी एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक केज। तो दो मूवमेंट्स होते हैं थोरेसिक केज के। थोरेसिक लीड, थोरेसिक लीड का निर्माण मेन्यूब्राई, स्टर्नाई और प्रथम रिब्स के द्वारा होता है। प्रथम रिब्स से यह मतलब है फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। ये पहले नंबर की रिब्स ध्यान नहीं रखनी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं ना, तो 12 इंटू 2 24 रिब्स हो गए हमारे। बट प्रथम रिब्स यहाँ आपका मत समझना है फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स और मेन्यूब्रम स्टर्नाई, ये मिलके बनाएगा थोरेसिक लीड। थोरेसिक लीड को हम थोरेसिक ओपर्कुलम भी कहते हैं। स्क्लेम मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रथम रिब्स की गति ऊपर की होकर अपेक्षाकृत अधिक हॉरिजॉन्टल स्थिति में थी, जिससे थोरेसिक केज का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है। अब ये प्रोसेस हम बताते हैं। स्क्लेनी मसल हो गई, वो करेगी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जो हमारे रिब्स है, वो रिब्स का मूवमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ वो होगा तो ऐसे नहीं कि कहीं कैसे भी ऊपर हो गया। ऊपर की तरफ होने का मतलब पूरा वर्टिकल नहीं होगा मूवमेंट, वो थोड़ा सा कम वर्टिकल होके हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होने के कारण जो थोरेसिक केज का डायमीटर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर रूप से बढ़ेगा। अगर पूरा वर्टिकल हो जाता ना वो, तो ओनली एंटीरियर रूप से ही डायमीटर बढ़ता, परंतु यहाँ कह रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर रूप से केज का डायमीटर बढ़ा। एंटीरियर पोस्टीरियर रूप से डायमीटर बढ़ने का मतलब है कि वो वर्टिकल उतना नहीं होकर हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा कॉन्टैक्ट करा, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा रिब्स ऊपर की तरफ आएगी, फैलेगी, ठीक है। इसलिए उसका एंटीरियर पोस्टीरियर में डायमीटर बढ़ेगा। बात करते हैं अपर कोस्टल सीरीज। अपर कोस्टल सीरीज का निर्माण सेकेंड रिब्स से लेकर सिक्स्थ रिब्स के द्वारा होता है, यानी सेकेंड पेयर ऑफ रिब्स से लेकर सिक्स्थ पेयर ऑफ रिब्स के द्वारा ये होता है अपर कोस्टल सीरीज। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के कारण रिब्स ऊपर की ओर गति करती है एवं स्टर्नल ऊपर एवं आगे की तरफ गति करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमारी हुई कॉन्ट्री, उस कारण क्या होगा? रिब्स हमारी करेगी ऊपर गति, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। ऊपर की तरफ मूवमेंट में आपको ध्यान रखना है हमेशा पूरा वर्टिकल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा मूवमेंट होता है हमेशा भी। रेस्पिरेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है मूवमेंट जो होगा हमेशा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ गति करें आप, ऊपर की तरफ मूवमेंट करने से क्या है? स्टर्नम ऊपर और आगे तरफ, यानी अपवर्ड और फॉरवर्ड,
यानी आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब यानी ऐसा नहीं कि ओनली आगे बढ़ गया है पूरा ऊपर हो गया, ऐसा नहीं, वो आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी होगा। मतलब पहाड़ नहीं होता है कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो उस तरह आगे भी बढ़ रहा है वो, और थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। ध्यान रखना है कि पंप हैंडल मूवमेंट अपर कोस्टल सीरीज का काम है। अपर कोस्टल सीरीज में होता है पंप हैंडल मूवमेंट, थोरेसिक लीड में नहीं होता है। सेकंड वाला जो मूवमेंट है अपर कोस्टल सीरीज, उसी के मूवमेंट को हम कहेंगे पंप हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे हम जो पानी या हेडपंप होता है उसमें अगर पंप हम लगाते हैं तो पानी आता है। अब पंप लगाने में क्या है कि हम उसको आगे की तरफ भी धकेलते हैं और वो ऊपर की तरफ भी आता है। जब हम उसको वापस खींचते हैं, जब वही पानी के लिए आपने उसको जो हत्था होता है हेडपंप का, तो उसको पंप उसको ऐसे नीचे की तरफ करा, पर वापस अब ऊपर की तरफ लेते हैं, तो ऊपर की तरफ लेने से क्या वो आगे भी बढ़ रहा है हत्था और ऊपर की तरफ भी आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्या? पंप हैंडल मूवमेंट। इसके कारण थोरेसिक केज का डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज होता है। हमेशा ध्यान रखना है एंटीरियर पोस्टीरियर में इंक्रीज होगा। अब एंटीरियर पोस्टीरियर में कोई पूछेगी क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि भाई उसका जो मूवमेंट है वो वर्टिकल होने की, वर्टिकल भी होता है पर वर्टिकल ना होने की, वर्टिकल कम होता है और हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होने के कारण उसका हमेशा डायमीटर, आपको याद रखना है, रेस्पिरेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर ही इंक्रीज होगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण रिब्स का सेंट्रल पोर्शन ऊपर एवं बाहर की ओर गति करता है, जिसे बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं। ये थोरेसिक कैविटी के ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ा देता है। अब ये बात होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण रिब्स है। अब रिब्स का सेंट्रल पोर्शन ऊपर और बाहर की ओर, यानी जो उसका जो ऊपर शाफ्ट वाला रीजन है, मेन जो एंटीरियर रीजन रिब्स का, वो करेगा किसकी तरफ? ऊपर की ओर। ऊपर थोड़ा सा बाहर। अब बाहर निकलना का मतलब ये नहीं होगा कि अपने पोजीशन से बाहर निकल गया हो। बाहर निकलने का मतलब है कि थोड़ा सा स्लाइटली वो अपना जो डायमीटर है उससे आउटवर्ड है, एक्सटर्नल की तरफ जैसे घुमाव लेता है ना वैसे घुमाव लेगा और उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इस मोमेंट को, यानी जो रिब्स का ये मोमेंट है कि थोड़ा सा बाहर वो अपने मतलब घुमा लिया बाहर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आके, इसको हम कहेंगे क्या? बकेट हैंडल मूवमेंट। ये थोरेसिक कैविटी के ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ा देता है। इससे ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं वायु का अंतर प्रवेश, यानी इंस्पिरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? वक्ष हुआ कि बाहर में ऊपर की तरफ गति, यानी थोरेसिक कैविटी जो बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल रूप से फैल रही है और थोड़ी अपवर्ड फैल रही है, ठीक है। इससे फेफड़े फैल गए तो मतलब स्पेस हो गया ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, ठीक है। उससे हमारा क्या? लंग्स में वायु आ गई या जो एयर आ गई। निश्वास एक्सपीरेशन क्या हुआ? वक्ष हुआ कि अंदर एवं नीचे की तरफ, अंदर यानी इनवर्ड हुई और नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड। इनवर्ड और डाउनवर्ड थोड़े से कैविटी का मूवमेंट हुआ, इससे फेफड़े क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ? जो लंग्स का एरिया वो हो गया कम, और इससे क्या है? डायफ्राम ऊपर की तरफ गति कर गया और फेफड़े सिकुड़ गए। फेफड़े सिकुड़ने से क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एरिया हो गया ज़्यादा, एरिया हो गया कम, एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने से एयर बाहर निकल गया और आपका एक्सपीरेशन हो गया, ठीक है। अब तीसरा मूवमेंट जो है थोरेसिक कैविटी का होता है लोअर कोस्टल सीरीज। इसका निर्माण 7th रिब्स से लेकर 10th रिब्स तक होता है। 7th रिब्स और 10th रिब्स के बीच का जो मूवमेंट है लोअर कोस्टल सीरीज कहता है। इस रिब्स के मूवमेंट के कारण थोरेसिक केज के ट्रांसवर्स डायमीटर की अधिक वृद्धि होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आप पूछेंगे कि जो ये सेकंड वाला मूवमेंट अपर कोस्टल सीरीज, ये भी थोरेसिक कैविटी का ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ा देता है, और लोअर कोस्टल सीरीज ये भी बढ़ा रहा है। तो अंतर क्या हुआ? तो अंतर दो चीज़ों का है। पहली बात तो कि अपर लीड सीरीज जो है, अपर कोस्टल सीरीज है, वो सेकंड रिब्स से लेकर 6th रिब्स तक होगी। दूसरा बात, अपर कोस्टल सीरीज अगर ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ा रहा है थोरेसिक कैविटी का तो वो एक लिमिट तक बढ़ाएगा, लेकिन जो लोअर कोस्टल सीरीज है वो 7th रिब्स से 10th रिब्स तक होता है, लेकिन थोरेसिक केज का डायमीटर ये लिमिट में नहीं बढ़ाता, इससे थोरेसिक केज का डायमीटर कुछ ज़्यादा बढ़ता है, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। डायफ्राम, अब डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण थोरेसिक केज की वर्टिकल डायमीटर में वृद्धि होती है। इंस्पिरेशन के पहले डायफ्राम डोम शेप्ड में होता है, इसके कॉन्वेक्सिटी ऊपर की तरफ होती है। इंस्पिरेशन के समय इस मसल के फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल टेंडिनिस नीचे की ओर गति करके डायफ्राम को समतल फ्लैटेंड करते हैं। समतल हुए डायफ्राम के कारण थोरेसिक केज का वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है। पहली लाइन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करें। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण थोरेसिक केज के वर्टिकल डायमीटर, जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करा सिकुड़ा, उससे थोरेसिक केज पे क्या असर आएगा? थोरेसिक केज का अब ध्यान रखना है वर्टिकल डायमीटर बढ़ेगा। अब वर्टिकल डायमीटर बढ़ेगा। इंस्पिरेशन के पहले डायफ्राम डोम शेप्ड में होता है। नॉर्मल जो अपना डायफ्राम रहता है डोम शेप्ड में होता है। डोम शेप्ड का मतलब होगा कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा है,
ऊपर की तरफ जैसे उभरा होता है वैसे डायफ्राम डोम शेप्ड में होगा। इंस्पिरेशन के समय क्या वो फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करें। किसके फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? मसल के। कौन सी मसल के? इंस्पिरेशन में हमने पहले डिस्कस करा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के फाइबर करे कॉन्ट्रैक्ट। उससे क्या होगा? सेंट्रल टेंडेनिस। सेंट्रल टेंडेनिस डायफ्राम का एक टेंडन है, ठीक है। वो क्या करता है कि नीचे की ओर गति करेगा। अब सेंट्रल टेंडेनिस का मूवमेंट हुआ नीचे, तो उससे डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ गति करेगा तो उसके जो फाइबर्स है वो एकदम से एकदम टाइट होकर इधर खींचेंगे। अब खींचने से क्या होगा कि डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, और डायफ्राम फ्लैट होने के कारण थोड़े से केज है ना, जो उसका वर्टिकल जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है। मूवमेंट ऑफ लंग्स की बात करते हैं। इंस्पिरेशन के समय थोरेसिक कैविटी के इनलार्जमेंट होने के कारण थोरेसिक कैविटी का प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण लंग्स में एक्सपेंशन हो जाता है। अब यह प्रेशर नेगेटिव होने का मतलब यह है कि जो बाहर का प्रेशर है उससे अंदर का प्रेशर, यानी एनवायरनमेंट के प्रेशर, वायुमंडल के प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम हो गया। इसको कहेंगे नेगेटिव प्रेशर। वो क्यों होता है? क्योंकि थोरेसिक कैविटी इंस्पिरेशन के समय इनलार्ज होता है। इनलार्जमेंट का मतलब ही यह है कि एक्सपेंड होना, ठीक है। एक्सपिरेशन के समय थोरेसिक कैविटी का आकार कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं। एक्सपिरेशन में पॉजिटिव प्रेशर होगा। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर एनवायरनमेंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा। अंदर का प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि लंग्स या थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी का आकार कम हो गया। आकार कम हो गया, स्पेस कम हो गया, स्पेस कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। उससे अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने से उसको पॉजिटिव प्रेशर कहेंगे। उससे लंग कंप्रेस होकर एयर जो है लंग्स के बाहर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने बात करी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें दो मेजर मसल की बात कर दी, प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल और एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। उसके बाद हमने इन दोनों को डिस्कस करा। फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल में हमने दो की बात करी, एसेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स, एसेसरी एक्सपिरेटरी मसल। फिर हमने थोरेसिक केज के मूवमेंट्स की बात करी, जिसमें 4 मूवमेंट होते हैं, थोरेसिक लीड, अपर कोस्टल सीरीज, उसके बाद तीसरा मूवमेंट लोअर कोस्टल सीरीज, और फिर फोर्थ डायफ्राम का मूवमेंट। उसके बाद हमने बात करी मूवमेंट ऑफ लंग्स के बारे में।